नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्ता का संग्राम में। और अपने चुनावी रथ को लिए हुए मौजूद हैं हम सोनीपत में आपके साथ। मैं हूं अभिलाषा पाठक। सुबह से ही यहां का चुनावी मूड हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां के एक विधानसभा क्षेत्र राय में हमने चाय पे चर्चा की थी। आम लोगों का चुनावी मूड जाना था कि किस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव में वोट की चोट करेंगे। और फिर दोपहर में हमने युवाओं का मिजाज भी जाना था कि कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर हरियाणा के जो युवा हैं वो इस बार वोट करेंगे। इस बार की अगर चुनावी लड़ाई की बात की जाए, मुकाबले की बात की जाए, तो वो सीधे तौर पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है। क्या बीजेपी इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, या फिर बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएगी? ये समझने के लिए इस वक्त हम यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों के साथ हैं। आपको बता दें कि यहाँ के कई अहम मुद्दे रहे हैं। और जातीय समीकरण की बात करें तो पंजाबी वोटर्स यहाँ पर बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस बार ओबीसी जो फैक्टर है वो भी अहम है। बार बार जो सियासी नेता हैं वो आरक्षण के मुद्दे को उठाते रहे हैं। हरियाणा चुनाव में मायावती से लेकर राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे को उठाया है। आज सोनीपत में राहुल गांधी भी थे और उन्होंने अपने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि आप बब्बर शेर हैं और बीजेपी चुनाव हार गई है। ये उनके कार्यकर्ताओं को और खास तौर पे जो हमेशा हिट करते हैं आरएसएस को कहा कि आप आरएसएस के कार्यकर्ताओं को देखेंगे तो उनके चेहरे देखकर आप समझ जाएंगे कि जमीन खिसकी हुई है। लेकिन क्या वाकई जमीन पे कांग्रेस उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए दिख रही है? क्योंकि अंतरकलह भी पार्टी की बहुत दिख रही है, मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान। तो आइए सोनीपत के मुद्दे भी समझेंगे, यहाँ के स्थानीय नेताओं से सवाल जवाब भी होंगे विकास के मुद्दे पर। शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता हैं अजय मलिक जी, उनसे सवाल होंगे। और साथ ही कांग्रेस के मनोज बागड़ी जी हैं, ये जो एससी विभाग है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तरुण रथी हमारे साथ हैं, किसान नेता, जो कि किसान आंदोलन को लेकर क्या यहाँ की जनता इसे एक मुद्दा समझती है, उनसे ये सवाल जवाब होंगे। और भी जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत क्यों ना जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी से की जाए। आप ही से सवाल है मेरा अजय जी, एंटी इनकम्बेंसी है क्या या हैट्रिक लगाएंगे आप? किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और माननीय नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मतलब सैनी जी को लाकर एंटी इनकम्बेंसी आप लोगों ने मैनेज कर लिया? हरियाणा में कोई किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं। सिर्फ एक चीज थी कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनका काम है झूठ बोलना, और लगातार जनता के बीच में जाकर उन्होंने झूठ बोला। चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे संविधान हो, चाहे आरक्षण हो, अनेक प्रकार के झूठ वो जनता किसका रिपोर्ट कार्ड देखे? मनोहर लाल जी का रिपोर्ट कार्ड देखे कि सैनी जी का रिपोर्ट कार्ड देखे? आप किसके काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जनता को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का निशान देखना है। हुड्डा जी का पूरा रोल नहीं है? नहीं, हुड्डा जी का, शैलजा जी का, सब नेताओं की सुनी जाती है। टिकट बांटने में हमेशा जिताऊ और टिकाऊ को टिकट दी जाती है। मैं भी एक टिकट को सीएम क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? सीएम तो हमारी पार्टी के जो हाई कमान के, जो हमारे आदरणीय खड़गे जी है, राहुल जी है, सोनिया जी है, और हमारी जो दिल्ली की हाई कमान है, वो बोलती है सीएम का निर्णय पार्टी, कांग्रेस पार्टी में पूरे इंडिया के अंदर विधायक चुन के आते हैं वो सीएम चुनने का। ये कोई जैसे बीजेपी में है जो ऊपर से थोप दिया जाता है, ये ऊपर से थोपने का नहीं है। हमारे जो विधायक चुन के आएंगे वही सीएम का फैसला लेंगे। चलिए, इस पर हम और चर्चा करेंगे। और आपको इस सीट के बारे में भी बता दें कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। यहाँ के मेयर अभी भी हैं निखिल मदान जी, और उनके चाचा और परिवार के कुछ लोगों के ऊपर ईडी का एक्शन हुआ। कहा जाता है कि इस वजह से वो आ गए बीजेपी में। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो तो पिछले हफ्ते ही जेल से बाहर आए हैं, सुरेंद्र पवार जी। और ये कहा जाता है कि ओबीसी के एक बड़े नेता हैं और उनके जो पुत्रवधू हैं वो पंजाबी समुदाय से आती हैं, तो पंजाबी वोटर्स का उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो किस तरीके से हम इसे देखें? क्योंकि निर्दलीय का जो कंपटीशन है हरियाणा में वो बहुत अहम हो गया इसी वजह से, क्योंकि इतनी अदला बदली है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच, पलटी मारी है कि वोटर्स भी जो हैं वो कंफ्यूज हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? और क्योंकि वो मेयर भी रहे हैं, तो काम हुआ है सोनीपत में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैडम, 10 साल में ना मैं एक कॉमन मैन के तौर पे कहूँ तो अगर हम लाइट लगवाने के लिए निगम में गए, क्योंकि मेयर हैं, निगम में कोई भी काम बगैर करप्शन के नहीं होता। हमारा मकान 500 गज का है,
उसमें 350 शो कर दिया सर्वे में। हमने पूछा सर्वे किसने किया, कोई यासी कंपनी थी जो सरकार के नियर डियर की थी। हमने 5,000 रुपए की रिश्वत देकर वो अपना मकान ठीक करवाया, जबकि हमारी रजिस्ट्री होनी थी। निगम में 10 साल बाद अब रातों रात लाइट लग रही है। और जहां तक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो सुरेंद्र पवार कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनको जेल से रिहा नहीं किया। मामला ही हाईकोर्ट ने कहा कि इनवैलिड था, ईडी में एफआईआर में नाम नहीं था, संवैधानिक संकट पैदा हो गया। भाई ईडी में एफआईआर में नाम नहीं है, आप किसी भी कॉमन आदमी को पकड़ ऐसे तो जेल में डाल दोगे, तो चलो जनप्रतिनिधि थे। तो एक सिंपैथी की लहर है क्या उनकी? बिल्कुल है, कहीं ना एक सहानुभूति की वेव, एक एंटी इनकम्बेंसी का जो है ना, वो ज्यादा मामला दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस से लेना पड़ा कैंडिडेट? ये तो सवाल अहम है। हमें कांग्रेस से कोई कैंडिडेट नहीं लेना पड़ा। वो जो है वर्तमान में सोनीपत नगर निगम के मेयर थे। पार्टी अपने सर्वे करवाती है। वो चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। लगातार जब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए, उनके परिवार के ऊपर भी ईडी का एक्शन है, कहा जा रहा है डर के मारे आ गए आपके पाले में। एक चीज मैं ये बताता हूँ कि लगातार 2014 से और 19 तक यही आम आदमी पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी, यही अन्य दलों के लोग कहते थे कि भाई अगर सबूत है तो पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। और जब से ईडी ने कार्रवाई करना शुरू किया तो इन्होंने कह दिया कि ये सरकार के दबाव में काम कर रही है। देखिए, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे और हो, वो अपना काम अपने तरीके से कर रही है। अब उसमें सुरेंद्र पवार जी पे अगर गलत था तो वो छूट के आगे, तो ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र है, उसमें सब संवैधानिक जो है वो अपने काम कर रहे हैं। अब सर्वे हुआ, सर्वे में अगर निखिल मदान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर थे और वो ज्यादा लोकप्रिय थे तो उनको टिकट दे दिया गया। इसमें तो कोई विषय ही नहीं। जी, जब जागो तब सोएगा। हो सकता है वो कांग्रेस में किसी गलत तरीके से बैठे हुए हों, उन्होंने बीजेपी, जब माइंड वॉश आउट हुआ वहां से, भाई कुछ नहीं है इस पार्टी में बिल्कुल भी, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। उन्होंने एज अ मेयर कितना काम किया है? मेयर में खूब काम किया। ये कहा जा रहा है कि कोई जन सुनवाई नहीं हो रही। कहने को तो कुछ भी कह लो, कहने को आप कुछ भी कह लो। ये तो एक फिल्म में डायलॉग था, वाह भाई चाचा क्या भतीजा, ये तो दोनों वही हैं। पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए। ITI से लेके और राडना रोड तक आप जाओ, 10 साल का रिकॉर्ड उठाओ, इन्होंने एक रोड भी नहीं बनाया। जब हम धरने पे बैठे, लोकदल पार्टी धरने पे बैठी, जब वो रोड बनाया। अब निखिल बनाने क्या कहता है, घूम रहा है कि हमने रोड बनवा दिया। रिकॉर्ड उठाओ, वहां पे जनता बैठी, मैं धरने बैठा, आंखों में पट्टी बांधी, मुख्यमंत्री के नाम से हमने वहां पर हमने ये किया। लेकिन मदान जी तो ये कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, इसीलिए मैं ऐसी पार्टी में आ रहा हूँ जो कि सेंटर से भी मुझे सपोर्ट मिले, मुझे काम नहीं करने। किसने काम नहीं करने दिया? उनके पास कुर्सी थी, निगम इतना बड़ा महकमा है, 20 गांव 20 में टच है, इतना पैसा है, किसने काम नहीं करने दिया? ये तो मदान साहब अब आगे, अब इन्होंने वहां का भी मजा ले लिया, यहाँ का भी मजा ले लिया। अब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अगर हमारे वोट दे। अब 2-3 साल पहले इलेक्शन हुआ था, मेयर बनाया, लोगों ने खूब अच्छी तरह मेयर बनाया। मेयर MLA से बड़ा है जी। मेयर MLA तो ये शहर का है, और मेयर 20 काम और टच है इसमें। कितना पैसा होगा, किसने रोका? फल फ्लैग था, लेकिन काम नहीं किया। रही अब कांग्रेस को तो आप 10 साल देख रहे हो। बीजेपी जो पार्टी है, इन्होंने आपने पता होगा 60 SDO लगने थे, 58 SDO गुजरात के लगे थे, ऑन रिकॉर्ड है। जब हमने मुद्दा उठाया, जब लोकदल पार्टी ने मुद्दा उठाया और वो कैंसिल करी है। मैं 23 साल से लोकदल में हूँ, मैं 23 साल 58 SDO का रिकॉर्ड ये निकाल के ला दे। और ये भाई साहब जिस पर आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनिए जी, एक और सवाल है। जब कविता जैन मंत्री थी जिस समय में 2019 से पहले, यहाँ से ITI चौक से सफियाबाद नरेला तक का 4 लेन हाईवे हमने पास करवाया था। जैन का क्यों फिर टिकट काटा गया? बात टिकट की तो फिर मैं आपको वो पार्टी का फैसला। देखिए, ये बीजेपी और लोकदल के लोग आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी की ही भी टीम लोकदल है। यहाँ पे इनका आपसी अंदरूनी समझौता है कि ये कहीं बैकडोर से आपस में एक साथ है। और ये आपको राहुल जी आज समाज समझा कर गए कि जितनी पार्टियां हैं वो सब बीजेपी की भी टीम है। नहीं, राहुल जी तो मेरे नेता है। राहुल जी मेरे नेता है। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। मैं कांग्रेस के अनुसूचित जाति समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। लोकदल और बीजेपी एक ही पार्टी है। ये हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ माननीय जनता समझ चुकी है कि वो अब की बार अपना मन बना चुकी है। कि ये बोलते थे 75 पार, इनको तो बीजेपी को तो 75 पार दी नहीं जनता ने, लेकिन कांग्रेस अब की बार 75 पार। एक और अहम सवाल है, ये जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो तो अभी भी मेयर है, उन्होंने रिजाइन तो नहीं किया है ना?
जब बन जाएंगे विधायक तब रिजाइन करेंगे, ये यहाँ के कैंडिडेट सोच रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो विधायक बनेंगे, ऐसा नहीं होएगा। वो विधायक बनेंगे, वो मेयर है, मेयर रह जाएंगे। और ये जो कह रहे हैं ना हमारे को काम नहीं करने चाहिए, मेयर एक इंडिपेंडेंट बॉडी अपने आप में, हजारों करोड़ का उसमें बजट आता है। अगर वो काम करना चाहते हैं तो काम करने की इच्छा होती है तो काम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे विधायक सुरेंद्र कुमार जी पर ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, अगर वो आजाद हो गए 68 दिन, एक एक दिन कितना कीमती होता, 68 दिन उनको जेल में गुजारा, गलत तरीके से बीजेपी वालों ने फंसाया था। ये करे ईडी ने जब कोर्ट ने बोल दिया अब भाई सब कुछ इनके पास कोई केस नहीं बनता, ये करे अब आगे वो, लेकिन 68 दिन का हिसाब इस केस में वो छूटे हैं, लेकिन 8 ऐसे मामले हैं, 8 मामले हैं सुरेंद्र पवार पे भी। कैसे दोनों कैंडिडेट्स को आप देख रहे हैं, बताइए। आप बुजुर्ग हैं, काफी समय से होंगे सोनीपत में, कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे तो हमेशा कहते हैं बराबर का टक्कर होता है बीजेपी कांग्रेस में। बिल्कुल होता है, लेकिन हमने अब तक यही देखा है कि जितनी बार भी कांग्रेस आई है तो उसने कुछ काम नहीं किए और कुछ नहीं। और जब से हमारी सरकार बीजेपी आई है तो वाकई विकास दिखता है कि यहाँ पे हम विकास हो रहा है। अच्छा, तो मैं तो यही जानता जनता कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम बच्चों के बीच जा रहे हैं, वो कह रहे हैं सड़कें खराब है, जल जमाव है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। ऐसा मैम कि कुछ टाइम तक हर काम को टाइम लगता है काम करने में। 10 साल में नहीं हो, वो भी हो रहा है तो उसमें सारी चीजों को देखा जाता है कि भाई 10 साल में भी काफी काम हुआ है। इस चीज को कोई इनकार भी नहीं कर सकता। मैडम सुनो, जनता तो क्या करो, ये बीजेपी वाले तो घर में बैठ के रोए हैं। कविता जन बाहर भी रोई थी ना, और ये ऐसे रोए, काम नहीं करते ये। आप किसी को एमएलए बना लो, किसी को मंत्री देख लो, एक कमरे में एक एसी होता है, इनके में 2 हैं, ये नहीं बाहर निकलते, ये काम नहीं करते, जनता के बीच में नहीं जाते, जनता की दुख दर्द नहीं सुनते, जनता से उनका कोई मतलब नहीं। हाँ, वोट लेंगे, अब वोट के लिए तो ये आएंगे, दर दर भटकेंगे। मैं ये बताता हूँ, आप फिर डिबेट में आओगे, हम भी आएंगे। आप एक भी नेता ये बता दियो ये जनता के बीच में जाएगा, कोई जनता के बीच में जाता। बीजेपी ने सिर्फ एक ही काम किया है, हमारे सरपंचों को लाठी मारी, टीचरों को पिटवाया, ग्रामीण चौकीदारों को पिटवाया। और हरियाणा बेरोजगारी, जो युवा खड़े हैं, एक भी किसी साथी के पास रोजगार नहीं है। हरियाणा में बीजेपी ने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया है, करप्शन में हरियाणा नंबर 1 है, बेरोजगारी में हरियाणा ये बीजेपी ने ही किया है मैडम। ये बीजेपी के 10 साल के काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, रोजगार के मामले में मेरे भाई जो है मनोज जी बहुत अच्छा है, इन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया। मैं चाह रहा था कि ये उठाएं तो मैं बताऊं, यूपीए की 10 साल की सरकार रही 2004 से 2014 तक। ये अपना आंकड़े उठाकर देखें, सिर्फ 6 लाख नौकरियां दे पाए। 2014 से 24 तक 9 लाख सरकारी नौकरियां भाजपा यूपीए गवर्नमेंट ने देने का काम किया। 2004 से 14 तक हुड्डा जी की सरकार रही, 80,000 सरकारी नौकरियां ये दे पाए। 1,30,000 नौकरियां 2014 से 24 तक देने का काम मनोहर सरकार ने किया है। उसके बाद आ जाइए आप महंगाई का दूसरा ये मुद्दा उठाते हैं, युवाओं की बेरोजगारी पर बढ़ा है। आज आप स्टार्टअप्स इंडिया के तहत आप देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने हमने विकास के और काम किए हैं, कितनी प्राइवेट कंपनियां। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SCZ के अंदर अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, रोड़ा करे तो काम नहीं चलेगा। आपकी बारी जब आपकी बारी आए आप बोल लेना, आपकी बारी आएगी बोल लेना। ना अरे भाई इनकी सुन लो, आप ले लेते हैं ना जब वो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं भाई, किसने कितनी नौकरियां दी वो आंकड़े बता रहे हैं, इनके आंकड़ों पे आप जवाब देना। मैं आऊंगी आपके बीच में यार पे करने लग जाए। तू बोल रहा था, मैं बोल रहा था, नहीं तू बोल रहा था, मैं बोल रहा था क्या? नहीं, कोई रुकने की बात नहीं है, ये कोई बदतमीजी वाली बात कर रहा है। उसके बाद SCZ के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये कहते हैं कि वो किसान हितैषी हैं, SCZ के अंदर किसानों की जमीन व्यापारियों को बेचने का काम इन्होंने किया। आज आप खरखोदा के अंदर जाइए, मारुति जैसी कंपनियों को सोनीपत के अंदर लाने का काम जो है वो बीजेपी सरकार ने किया है। आप हाईवेज देखिए, रोड देखिए, चाहे कटरा तक जाने का रोड हो, चाहे दिल्ली से बवाना रोड हो, आप घूमिए चारों। चलिए, हाँ बोलिए। किसको दिया रोजगार बीजेपी ने? निखिल मदान को रोजगार दे दिया। किस लिए दिया? सुनो मेरी बात सुनो ना। 2 मेयर भी बने रहो। नहीं, एक दे दिया। ये कह दिया बेटा, या तो बीजेपी अगर इलेक्शन लड़ ले, नहीं तो ईडी तेरे पीछे लग गई। उन्होंने वो दे दिया, नहीं दिया तो आप बताओ। अरे कैसे रोजगार? लेकिन एक बात बताइए, चलिए आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कोस रहे हैं। एक मिनट, आप बीजेपी और कांग्रेस दोनोों को आप कोस रहे हैं, लेकिन चाहे जेजेपी हो, एक मिनट, शांति। मैं बताऊंगा, मैं लोकदल का कार्यकर्ता हूँ। इनके हकीकत है, इनके पास ना कोई कैंडिडेट नहीं लड़ने के लिए, ये तो उधार ले हैं। आपके कैंडिडेट है,
आपके आपके कैंडिडेट जीत कर आएंगे? हाँ, जीत के आएंगे। किन हैं? हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा और हम मजबूत कार्यकर्ता हैं। और फिर बीजेपी या कांग्रेस किसी एक से मिलकर सरकार बनाएंगे, किंग मेकर बनेंगे? नहीं, क्यों बनाएंगे? वो हमारे पास आएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। ये हमारे नेता ने बोला है, यह हकीकत है। मैं अपने नेता की तरह से बोलता हूँ, हमारा नेता किसी दरवाजे पर नहीं जाए, चाहे एक सीट आए हमारे दरवाजे पर आए, ये लिखवा लो, हमारे दरवाजे पर कोई आएगा, हम किसी दरवाजे पर नहीं जाएंगे। मलाईदार पोस्ट मिले, मलाईदार मंत्री बने, तो फिर बीजेपी वो भी यही कर रही है, कांग्रेस भी वही कर रही है, आप भी वही करेंगे? नहीं, मैडम, मलाई तो राज होगा या मेहनत। देवीलाल की जो नीति है, आज उन नीतियों फॉलो कर रहे हैं। एक भी नीति बता जो अलग बनाई हो। देवीलाल ने पेंशन बनाए, जो बूढ़े ले रहे हैं, देवीलाल ने आप किस मुद्दे पे चुनाव जीतेंगे ये बताइए? क्या किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है? मुद्दे में लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं। मुद्दे युवाओं का है, सबसे बड़ा है। युवाओं को नौकरी देने के लिए नौकरी दी, थोड़ा सा उन्होंने जेल में भेजा। आज कितने ने नौकरी दे दी? ऐसी नौकरी दी थी मैडम 58 लोगों से जरा पूछ लेते हैं, इस बार के चुनाव में किसान आंदोलन का मुद्दा है क्या? अभी चल रहा है, चला हुआ मुद्दा है, चल रहा है। किसान मुद्दा है इस बार? किसान मुद्दा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऑपोजिशन ने बिठाने की कोशिश करी गई है। पहलवान बेटियों का मुद्दा है? कुछ भी मुद्दा नहीं है। आप निखिल पहलवान बेटियों का मुद्दा है? हाँ, पहलवान बेटियों का मुद्दा है? बिल्कुल है। मैं बताना चाहता हूँ, पहलवान बेटियों का मुद्दा है। जो जिस देश प्रदेश से पहलवान निकल के जाते हैं, जिन हमारी बाण बेटियों ने विश्व में हमारा देश का नाम रोशन किया था, तिरंगे के लेकर दौड़ी थी, इन दुष्ट बीजेपी वाले ये अपने आप को नेता बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी, एक मिनट। कांग्रेस ने भी तो आपसे गठबंधन नहीं किया, वहाँ दो बेटियां ही आपस में लड़ रही हैं, एक बहू एक बेटी लड़ रही है। मैडम मेरी बात नहीं पूरी हुई है। उन बेटियों को, उन हमारी बहनों को इन्होंने दिल्ली में कपड़े पकड़ के खींचने का काम किया था। हरियाणा की जनता को याद है सब कुछ भाई, ये हरियाणा की जनता को याद है हमारी बाण बेटियों का जो इन्होंने अपमान किया था। बीजेपी को हराने के लिए आप और कांग्रेस को तो साथ आना चाहिए था ना, वो आपस में ही लड़ रहे हैं वहाँ पे दो। अरे जुलाना की बात कर रही हूँ मैं। फिर क्या मैडम, उसको हमारी बहन फोगाट को टिकट दी है, और फोगाट बहन हरियाणा में नंबर 1 पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जीत हो गई। दूसरा किसान का, अपना किसान को बोला। जिस देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले किसानों का नाम लिया था, मैं देश के किसानों की आय डबल करूंगा, लेकिन इस देश में जब सत्ता में किसान आए, जब सत्ता में बीजेपी आई, इस देश में 750 किसानों को की हत्यारी सरकार है। ये 750 के किसानों की हत्या करी थी। अब की बार जब देश का किसान वोट करने जाएगा, पहलवान बेटियों के सम्मान के लिए वोट होगी, किसानों के सम्मान में वोट होगी, और रोजगार के नाम पर वोट होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 20 साल 15 साल 20 साल में अपना RSS में प्रचारक भी रहा हूँ, संघ में प्रचारक रहा हूँ, बीजेपी में रहा हूँ। 2004 में जब ये सत्ता में आए, हमारे को 2004 में नहीं, सॉरी 2014 में, 2004 में जब मैं 2004 में इनके साथ जुड़ा था, इन्होंने हमारे से वादा किया था प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन लोकसभा में 10 साल में इन्होंने 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे। लोकसभा में डाटा पेश किया, 7,21,000 युवाओं को सिर्फ रोजगार दिया। कहाँ 20 करोड़, कहाँ 7,21,000। दूसरा इन्होंने वादा किया था देश की जनता से, किसानों से बोला था हम डबल आय करेंगे। एक मिनट मैडम। और दूसरा इन्होंने वादा किया था भाई गौ माता पे, जिस गौ माता के नाम पे ये सत्ता में आए थे, आज अगर देश में सत्ता में आने के बाद करनी और कथनी में फर्क हो गया। इन्होंने गौ माता पे कुछ भी कार्य नहीं करा, तो गौशाला खोली ना, गौशाला में अनुदान दिया। आज अगर देश में, प्रदेश में, सोनीपत में भी अगर गौ माता पन्नी खाने पर मजबूर है, तो इनकी गलत नीतियों के कारण है। तो अब की बार जब हम वोट गिरने जाओगे तो गौ माता के नाम पे वोट गिरेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री ने हमारी मातों पे कहते हैं हमने वादा पूरा किया, राम मंदिर बनाया। राम मंदिर इन्होंने बना दिया। राम मंदिर इस देश की हर व्यक्ति की आय है भाई, हर व्यक्ति की आस्था है। हर व्यक्ति ने, सबने चंदा दिया था राम मंदिर में, इन्होंने तो पैसे खाने का काम किया है। राम के कहा ये राम के नहीं है मैडम। हरियाणा के मुद्दे हैं या नहीं? हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा है या नहीं? धर्म और जाति के नाम पर झगड़े करवाने वाले अभी उन्होंने अब जिस तरीके की एग्रीकल्चर को लेके बातें हुई हैं, उस पे कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं। बीजेपी ने ये क्लेम किया कि अगर हम MSP देंगे तो खर्चा होगा लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का, जिसको कंप्लीटली रिग्रेट कर दिया गया कि ऐसा कोई फैक्ट और रिसर्च नहीं है। इनके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो हैं वो हैं, ये बात तो करते हैं राष्ट्रवाद की और नीतियां बनाना चाहते हैं अमेरिका की, और उस अमेरिका की तर्ज पर इस देश को बनाने के चक्कर में इनकी थॉट प्रोसेस जो वो ये कि इसको ब्राजील बनाकर छोड़ेंगे। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जी लगातार इस मुद्दे के ऊपर ये कह रहे हैं कि MSP दिया जा सकता है, और इसमें एक मुख्य कारण क्या बताया जाता है कि हम MSP पे अगर लीगल गारंटी कर देंगे तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी। मैं बीजेपी के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे बीजेपी के साथ नीतिगत मतभेद है,
और वो रहेंगे, वो कल को कांग्रेस के साथ भी हो सकते हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। उन नीतिगत बातों पे इनके पास क्या आधार है ये बात कहने का? महंगाई बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज बात ये है कि जिस जिस फसल का एमएसपी आज मिल रहा है, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मात्र 6% लोगों को ही वो एमएसपी मिलता है। वर्तमान में वो बढ़कर 7 से 8% तो हुआ है, लेकिन बाकी लार्जर सेक्शन तो अभी भी उससे बाहर है। और जिस फसल का एमएसपी आज मिल रहा है, उसके फसल के जो भी उसको फाइनल प्रोड्यूस होके आता है, मान लो गेहूं है, वो आटा बन के आ रहा है, उनके रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, पिछले 3 साल का अगर आप दालों के ऊपर ही महंगाई का पैमाना सेट होता है देश के अंदर की दालों के रेट क्या चल रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी इस चीज को देखते होंगे। पिछले 3 साल से देश के अंदर जो पल्सेस हैं, उनका इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है। और बीजेपी के लोगों ने जो रोजगार की और इन सब की बात कही, हरियाणा के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है यूथ के लिए, वो अग्निवीर का है। अब अग्निवीर के अंदर माननीय अमित शाह जी ये बात कह रहे हैं कि अग्निवीर से 4 साल बाद जो वापस आ जाएंगे, हम उनको सरकारी पेंशन वाली नौकरियां देंगे। भाई, जो नौकरी दे रहे हो, जिसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, 4 साल वो कर चुका है, वो पहले पेंशन की थी, वो पेंशन की दे दो। दूसरी बात, अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम पेंशन वाली नौकरी देंगे। वो अमित शाह जो बोल के गए हैं अभी, अगर वो वापस नौकरी पे रखना चाह रहे हैं तो जिस नौकरी में आप उसी को पेंशन वाली रखो ना। ये दोहरे मापदंड से क्या मतलब है? हरियाणा में कहावत है कि कान ऐसे पकड़ना है, एक ऐसे पकड़ना है, ये हर बार घुमा के क्यों पकड़ना चाहते हैं? चलिए घुमा के क्यों पकड़ रहे हैं? और एक और सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन कोई एक मुद्दा नहीं है, तो आप ही की फायर ब्रांड नेता कंगना रनौत उस पे बयान देती है कि भाई किसानों को मैं आग्रह करूंगी कि वो वापस मांगे तीनों कानून, और दूसरी तरफ फिर आपको सफाई देनी पड़ती है कि भाई ये उनका व्यक्तिगत बयान है, हम इससे नहीं जुड़ते हैं। तो मुद्दा तो है ना कहीं। पहले कहा आपको शुरू में, जब हम शुरू हुए, मैं धैर्य से मैंने भाई की बात भी सुनी, इनकी भी सुनी। मैं चाहूंगा 2 मिनट मेरी बात भी सुनी जाए, 30 सेकंड मेरे को दिए जाए। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने और फैलाने का काम करती है। 2004 के अंदर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का गठन हुआ था, आयोग का। 2006 में सरकार बदल चुकी थी और स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश करी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एज ए मुख्यमंत्री उसका चेयरमैन बनाया गया था। 2006 से लेकर 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरे देश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की एक भी सिफारिश लागू नहीं करवा पाए। एक बात। सेकंड थिंग ये है, आज के दिन 11 में नहीं 14 में थे भाई, 14 में प्रधानमंत्री बना यार, 11 में ऊपर बन गया। तो 2014 के बाद इन्होंने फिर, राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें जो है एमएसपी दो, फलाना दो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, ये करो। और 2014 से आज 24 के अंदर जब हम खड़े हैं, मैं गर्व से कहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की 95% सिफारिशें जो किसानों के उसमें हम लागू कर चुके हैं। आज सीटों की बात अगर राहुल गांधी करते हैं, एमएसपी देने की बात अगर राहुल गांधी, अग्निवीर की भी बात करते हैं, अग्निवीर पे भी आऊंगा एक बार, एमएसपी से मैं फ्री हो लूं। अगर वो एमएसपी की और सीटू की बात राहुल गांधी करते हैं, तो 2004 से और 14 तक वो कहां सो रहे थे राहुल गांधी? या उनको जागृति ही 14 के बाद आई है कि वो सीटू की बात करने लगे और एमएसपी की बात करने लगे? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नायाब सरकार कर रही है। ये एमएसपी हमसे किस अधिकार पे मांगते हैं? अब मैं अगर अग्निवीर पे आता हूं, ये भाई ने जो बात कही कि 4 साल में ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। कांग्रेस की पेंशन कांग्रेस और ये पार्टियां जो हैं, इनको सत्ता की लालसा है। मायावती मुलायम को गाली देती थी, मुलायम लालू को देते थे, लालू अखिलेश को, अखिलेश जो है केजरीवाल को, केजरीवाल राहुल गांधी को। लेकिन ये सारे आज इकट्ठा होकर गठबंधन हो गया इनका, इंडी गठबंधन। किस कारण हुआ? देश के भविष्य के लिए जो चीज है, देश की सेना लगातार बूढ़ी होती जा रही है। अगर 20 साल बाद जाके देखेंगे, 15 साल आगे जाकर देखेंगे, अगर हम इस प्रकार की नई योजनाएं नहीं लाएंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं करेंगे, तो वो देश की सेना जिस दिन बूढ़ी हो जाएगी, उस दिन हम क्या करेंगे? अब आइए अग्निवीर पे। अग्निवीर को जो नौकरी दी गई, उसमें हरियाणा सरकार ने उनको रोजगार की भी व्यवस्था करी है, उनका पैसे भी बढ़ाए हैं, जो रिटायरमेंट पे वो आएंगे, और उनको नौकरियों में भी आरक्षण, अलग से रिजर्वेशन देने का काम किया है कि वहां से रिटायर होकर जो आता है उसको यहाँ आकर सरकारी नौकरी देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। एमएसपी की बात करते हैं, एक फैक्ट करेक्ट कर लेते हैं उनका। जो एमएसपी की कंज्यूमर कमेटी की बात है,
2011 में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये सिफारिश की थी मनमोहन सिंह जी को, उन्होंने लागू नहीं किया। हमने तो उस बात का विरोध किया, लेकिन उन्होंने तो खुद लिखा, उन्होंने सिफारिश की थी कि देश के अंदर एमएसपी लीगल गारंटी कानून होना चाहिए। तो वो भी तो 10 साल से है, तीसरे प्लान में आ गए, वो क्यों नहीं बना रहे, क्या दिक्कत है उनको? मैडम एक सेकंड, मैं मेरे बात का मैं तो जरा और लोगों को भी सुने जी, आप कुछ कहना चाहते रिटायर ऑनरेरी कैप्टन हूँ। ये बोलते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री कि मैंने ओआरओपी दे दिया, अभी बोला कुरुक्षेत्र में बोले 2016 से और आज हो गए 24। अगर मेरा एक पैसा बढ़ा, मेरा नंबर ले लो, एंड ऑनरेरी कैप्टन हूँ रिटायर में। अगर ओआरओपी दिया है, झूठ बोल रहा है, पूरी झूठ, इतनी बड़ी झूठ देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। अगर मेरा एक पैसा भी बढ़ा, मेरा नंबर ले लो, मेरी पासबुक चेक कर लो, मेरी बैंक अकाउंट चेक कर लो, एक पैसा ही बढ़ा, क्या मेरे क्यों नहीं बढ़ेंगे? किसी के भी नहीं बढ़े। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का नहीं बढ़ा, सूबेदार का नहीं बढ़ा, नायबदार का नहीं बढ़ा, सुबेदार का नहीं बढ़ा, हौलदार तक थोड़े बढ़ा दिए। ये झूठ, और इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। देश का बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है, इतनी 150 करोड़ आबादी का मालिक है, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। और अग्निवीर को लेकर आपका क्या कहना है? तो बिल्कुल ही गलत है। पहले भी मैडम ये थी, 7 साल में रिटायर कर दिया करते, उसको बुला लिया करते। ये बंसीलाल ने 75 में तोड़ दी थी, फिर शुरू कर दी। ये स्कीम पहले भी आ चुकी है। ये अग्निवीर पहले 7 साल की थी और अब ये 4 साल की ला दी। ये पहले भी हुई है। ये झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। ये तो कांग्रेस के टाइम आई होगी। हाँ, ये कांग्रेस के टाइम आई और तोड़ दी। यानी कि हर सरकार ये काम करती है जी। मेरे बीजेपी के साथी का एक जवाब देना चाहता हूं। ये करे एमएसपी और किसानों का, क्योंकि हमारा प्रदेश हरियाणा ये किसानों के नाम से और युवाओं के नाम से जाना जाता है। मैडम किसान तक तो जाने नहीं दिया, तो कुछ कहेंगे इस पर? ये बीजेपी की सरकार कोर्ट से जीते लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बीजेपी ने नहीं जाने दिया। मैडम मैं बताता हूं कि आज भी हमारी धान की फसल कट के और मंडियों में पड़ी है कि बीजेपी ने आज तक ऑर्डर नहीं दिया। जब हमारे राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया अपनी रैलियों में कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उसी दिन से धान की खरीद शुरू होगी, तो तब बीजेपी ने ये धान की खरीद अभी इन्होंने ऑर्डर लिखा है। इन्होंने मेरा फसल मेरा ब्यौरा, जो हमारे हुड्डा साहब बार बार अपनी रैलियों में बोलते हैं, इन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया है। पूरा किसान आज रो रहा है, क्योंकि किसान फसल पे डिपेंड करता है कि हरियाणा में 2 मेन फसल होती है, गेहूं की और धान की। तो दोनों की दोनों फसल जब तक वो अपना ब्यौरा नहीं देते, जब तक ये बीजेपी के लोग किसान की फसल नहीं करते। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हमारी सेना बूढ़ी हो चुकी है और अग्निवीर। मैडम अगर सेना हमारी बूढ़ी हो गई है तो सेना में नए जवानों को आप 4 साल में जो मेरे जैसे जो जवान है जो सेना में भर्ती हो गए, नहीं बूढ़ी, इन्होंने बोला बूढ़ी हो गई है, इन्होंने बोला सेना बूढ़ी हो गई है, सेना बूढ़ी हो गई है बोला इन्होंने, सेना बूढ़ी होगी। जो नए हमारे सैनिक जो लड़ रहे हैं, जो फौज में जो मरते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो गए जो मरते हैं, वो राहुल गांधी जी बोलते हैं, उनके मन में एक सवाल रहता है, उनके मन में ये गोली अगर मेरे सीने में लगेगी तो क्या मुझे शहीद का दर्जा मिलेगा? क्योंकि मेरे साथ मेरा एक साथी खड़ा है, ये अगर परमानेंट फौजी है और मैं अगर अग्निवीर हूं तो मुझे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मुझे सीएसडी की कैंटीन का फायदा नहीं मिलेगा, ना मेरे घर वालों को कोई शहीद का दर्जा, ना मेरे बच्चों को, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। देश बर्बाद हो गया, देश समझ चुका है, इनको हरियाणा से बीजेपी का उखड़ना तय है। और रही बात इनेलो वालों की, बीजेपी की बी टीम इनेलो है, पूरी हरियाणा की जनता समझ चुकी है। हरियाणा की 3 करोड़ अब मैं बताऊंगा, मेरे फादर बीएसएफ से रिटायरमेंट हुए हैं, 58 साल के उसमें रिटायरमेंट हो गए। मेरे फादर कहते हैं जब इस फौज में राजनीति घुसेगी, जवानों का देश का जवानों का मनोबल टूटेगा। इसमें पहली बात तो इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ काम आना चाहिए। रही बात दूसरी, ये बीजेपी का भाई है, मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई तुम इतने अच्छे थे तो तुमने मतदान को क्यों लिया? तुम्हारे पास कविता जैन, शेखर रोई, ललित बत्रा रोया, सब रोए। वह का जो कार्यकर्ता, जो मतलब फर्स्ट लॉबी के कार्यकर्ता थे, वो क्या करेंगे? आज इनके पास कैंडिडेट नहीं था, इनके पास आदमी नहीं थे, इसके पास वर्कर नहीं थे। आज वर्कर तो बन के आगे। अरे जो ये वर्कर है, हमारी पार्टी हमारे पार्टी वर्कर को टिकट देती है, मोलिया को नहीं देती। मोलिया और कैंडिडेट है। आपकी पार्टी के बारे में भी तो कहा जा रहा है, जो बीजेपी छोड़ के आए, जो कांग्रेस छोड़ के आए, आपने भी उनको शामिल किया पार्टी के अंदर। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, अब की बार ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं खुद आरएसएस और बीजेपी में 20 साल प्रचार बताया आपने। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, अब की बार जब इन्होंने हर आदमी को झूठ बोली, हमारे फौजी साहब से खड़े, कैप्टन साहब, ये अग्निवीर योजना को बता रहे अच्छी योजना नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं
अग्निवीर योजना अच्छी है, इस देश का युवा तो 4 साल में रिटायरमेंट का घर भेज दो, और देश का 75 साल का एक गुजरात आदमी कह रहा मेरे को एक 5 साल का और मौका दे दो, मेरे को 10 साल इनको हमने दे दिए। 1 मिनट भाई, 10 साल इनको दे दिए देश की जनता ने, ना तो इन्होंने युवाओं को रोजगार दिया, ना इन्होंने किसानों का सम्मान किया। ये किसानों की हत्यारी सरकार है। 750 किसान तो हमारे सोनीपत में शहीद हुए थे इस रोड पे, जीटी रोड पे, और लाखों किसान शहीद हो लिए अपने, उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। अरे उन्होंने कहा था किसानों की आय डबल करेंगे, कब करेंगे किसानों की आय डबल? ये किसानों के हत्यारे हैं, जन विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है, और ये ने लड़ाई झगड़े करवाने, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ये देश को तोड़ने की साजिश है, और इस देश को तोड़ने नहीं देंगे हम, इनसे बचा के छोड़ेंगे इस देश को। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं, कौन सी पार्टी, क्या मूड क्या लग रहा है? ये बीजेपी कांग्रेस जो बातें कह रही है उसके हिसाब से, या आम आदमी पार्टी भी है दिमाग में? मैडम ऐसा है, जो काम करेगा, विकास का जो काम कराएगा, उसी को अधिकार बनता है वोट लेने का। बीजेपी की 10 साल सरकार रही, आज तक गरीबों की बस्तियों में देखो, मैं दलित समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज से, जाकर देखो गलियों में क्या हाल है, ना रोड बन रहे, ना सीवर है, ना पानी की व्यवस्था है, 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं पानी आए, वो गरीब आदमी कहाँ जाए। दूसरी बात जी, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, 10 साल हो गए उन्हें स्ट्राइक करते, रोते, ठेके पे हैं जी। उनको आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो आपको पक्का कर दिया जाएगा। आपके पास है मकान, है आपके पास? है जी, क्या मकान है जी। और राशन मिलता है आपको? राशन क्या, 5 किलो गेहूं से क्या होता है? 5 किलो गेहूं तो हमारे को भिखारी बना दिया। कितना चाहिए? कितना क्या चाहिए? हमारे को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। अनाज नहीं चाहिए, अनाज नहीं चाहिए, हमें गेहूं नहीं चाहिए 5 किलो। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़िया स्कूल चाहिए, बढ़िया सब कुछ चाहिए हमें क्या, हम तो किसी स्कूल में भी दाखिला नहीं दिवा सकते किसी को। 13,000 रुपये मिलते हैं हमारे को, 13,000 रुपये में तो 2,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता। कहाँ काम करते हैं आप? सफाई इसमें, नगर पालिका में। आप सफाई कर्मचारी? हाँ जी। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार इनने ना तो रोजगार दिया हमें कहीं भी गए हैं, हमें चंडीगढ़ गए, खट्टर साहब ने हमारे लठ मरवाए, ये चौकीदार गए जब लठ मरवाए, सफाई कर्मचारी गए जब लठ मरवाए, सरपंच गए जब लठ मरवाए, ये आंगनवाड़ी वाली गई, आशा वर्कर जब लठ मरवाए। ये हमारे ये आम जनता का मूड है, और आम जनता ने अपने तमाम मुद्दे भी बताए हैं, नेताओं ने भी बताया है, और सोनीपत की जनता इस बात के लिए जानी जाती है कि वो अपने कैंडिडेट को देखकर ही चुनते हैं। और इस सीट की अगर बात करें तो इनके नाम तो रिकॉर्ड्स भी हैं, सबसे ज्यादा मतदान का। तो देखें इस बार अपनी वोट का चोट कैसे सोनीपत की जनता देती है। इस वक्त सत्ता का संग्राम अपने चुनावी रथ को अब यहाँ से आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें कि कल हम मौजूद होंगे झज्जर में, और वहां के चुनावी मुद्दे आप तक पहुंचाएंगे, चुनावी मूड आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सत्ता का संग्राम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन श्यामवीर के साथ अभिलाषा पाठक, अमर उजाला के लिए सोनीपत से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।